हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योमेट्री के पार्ट 18 में। कल अपन ने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आए होंगे। देखिए, आज कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ट्राइंगल के जो रह गए हैं। अब बस एक या दो क्लासेस में ट्राइंगल के कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर अपन सर्कल के करेंगे, ठीक है ना। तो उस प्रकार से अपना जो कंटिन्यू ज्योमेट्री चलता रहेगा और आराम से अपन कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ेंगे, सारे कंसेप्ट को पॉइंट टू पॉइंट लेकर अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट अपना आज का ये है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एक ट्राइंगल है। मान क्या लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा, अज्यूम नहीं करना है, आपको देखना भी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल है और यहाँ से अपन, आपको पता है लंब केंद्र क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि तीनों शीर्षों से डाले हुए एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलेंगे वही उसका क्या होगा, लंब केंद्र होगा या ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से एक मैंने एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड का मतलब लंब होता है ना, और यहाँ से एक डाला और एक यहाँ से इस तरह से डाल दिया, ठीक है। ये सब 90-90 डिग्री के कोण बन गए। ए बी सी, ये मैंने डी मान लिया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा अपना, यही तो होगा ना ऑर्थो सेंटर। इसको मैं ओ ले लूँ, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो देखिए, इसका मेरा बनाने का ये मतलब यही था कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो एल्टीट्यूड्स को यानी कि लंबों को किस तरह से विभाजित करता है, ठीक है ना। इसमें क्या रिलेशन होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको सिमिलैरिटी पढ़ा दी है, समरूपता, तो समरूपता पर ही ये प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो देखिए, अपन कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको दो त्रिभुज इसके अंदर दिख रहे होंगे। कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो बी एफ ओ दिख रहा होगा और एक सी ई ओ दिख रहा होगा, ठीक है। इन दोनों को मैं समरूप बोल सकता हूँ। भाई कैसे बोल सकता हूँ, ये देखिए, देखिए ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइनें, देखो त्रिभुज कौन कौन से ले रहा हूँ, ट्राइंगल बी एफ ओ एंड ट्राइंगल सीईओ, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर, इन दोनों को मैं समरूप देखने के लिए क्या कह रहा हूं कि ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसके बाद एक ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, दो कोण बराबर हो गए तो समरूपता तो दो कोणों से भी सिद्ध हो जाती है, ए की समरूपता, ठीक है। तीन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दो कोण हो जाए और इनके अनुपात बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखो, मैंने इनके दो कोण तो बराबर कर दिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब अगर कोण बराबर हैं तो समरूपता तभी सिद्ध होगी जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यही होता है समरूपता। तो ठीक है, अपन समरूपता के संगत भुजाएं कौन कौन सी लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूं इस वाले कोण के सामने बी एफ, इस वाले कोण के सामने, ठीक है। तो बी एफ अपॉन, अब इस वाले कोण के सामने लिया तो इस वाले कोण के सामने सीई का अनुपात बराबर होगा 90 डिग्री के सामने क्या है, ओ बी अपॉन इस वाले 90 डिग्री के सामने क्या है, ओ सी, ठीक है। क्लियर है आपको यहां से कि इस तरह से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और ये समरूप हो गया। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल बी एफ ओ समरूप है। एक सेकेंड, देखिए, सबसे पहले मैं यहां लिख ही देता हूं कि ट्राइंगल बी एफ ओ समरूप हो जाएगा ट्राइंगल सीईओ के, क्योंकि ये दो कोण है। अब समरूप है तो देखो, इसकी जो भुजाएं थी कौन कौन सी, बी एफ अपॉन सीई बराबर होगी किसके, ओ बी अपॉन ओ सी के, सही है, ओ बी ओ सी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब अपन एक चीज देख पा रहे हैं कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ये भी आपस में समरूप हो जाएगा। भैया हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और ये 90 डिग्री के कोण दिख ही रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को वो कर दूं, समरूप सिद्ध कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन सा है, बीडीओ, बीडीओ, बीडीओ समरूप हो गया है किसके, बीडीओ एसीओ के, एईओ, सही है, एईओ, ठीक है। अब अगर ये समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, बीडी अपॉन ए ले लूं बराबर, देखो इसके अंदर है ना एक भुजा अभी और रह रही है ना, एक भुजा और कौन सी रह रही है,
देखो अपन ने बी एफ ले ली, सी ई ले ली, ओ भी ले ली, तो ये भी ले ली, अब ये बच रही है ना अभी ओ एफ वाली। भाई इसका ही तो अपन को रिलेशन चाहिए ना कि ये ओ है जो किसको कितने अनुपात में काट रहा है, तो ओ एफ और ओ सी भी लेना बनता है अपना। अपन ने ओ सी ले ली क्या यार, एक सेकेंड देखिए, बी एफ सी ई, ठीक है, ओ बी तो ओ सी ले ली, ठीक है। अच्छा अब कौन सी बची है, ओ एफ और ओ ई बची है, यहाँ लिख लो ओ एफ अपॉन ओ ई। भाई सभी की सभी जो वो होगी संगत भुजाएं वो अनुपात में बराबर होगी। अब वही केस यहाँ लग जाएगा इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में, तो देखो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए ई, ठीक है। अब ले लो बी ओ अपॉन ए ओ, अनुपात बराबर होगा किसके, डी ओ ओ डी अपॉन ई ओ के, ठीक है। ये इस तरह, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए हो गया दोनों के लिए, और ये उस वाले ट्राइंगल के लिए हो गया। तो देखो ये करने का मतलब क्या था अपना, मतलब सीधा सा यही था कि देखो ये जो है, अब इसको इससे कंपेयर करके देखो आप एक बार, ओ बी, बिल्कुल देखो ये ले लो ओ एफ ओ ई, देखो ओ एफ और ओ सी, इसको गुणा कर रहा हूं मैं यहां से, ये वाला ले रहा हूं और एक ये वाला ले रहा हूं, ओ एफ ओ सी इंटू ओ सी बराबर हो गया बी ओ और ओ ई के, ठीक है, बी ओ और गुणा ओ ई, ठीक है। इसको तो एक तो मैंने यहां से ले लिया, किससे ले लिया, मैं ये यहां से ले लिया, ठीक है। ये बी को मिटा के मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई ये बी पॉइंट था, ठीक है। चलो ये मैंने उठा के यहां से ले लिया, अब यहां से भी ऐसा कैसा ले लेता हूं मैं, कैसे लूंगा, देखो बी ओ ओ ई, ठीक है, इन दोनों में ले लेता हूं, ये रहा, तो देखो ये हो जाएगा ए ओ गुणा ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ और ओ ई के, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे कहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों तो सेम ही है ना, यानी कि ये तीनों एक समान हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो कहने का मेरा मतलब क्या था कि जो ये ओ है ना, ये ओ, अब देखो ओ एफ इंटू ओ सी, ओ एफ इंटू ओ सी, ओ एफ इंटू ओ सी बराबर हो जाएगा ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ इंटू ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ इंटू ओ सी। समझ में आया, यानी कि लंब केंद्र जहां मिलेगा उसके इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल से, बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई से। आपको दिख भी रहा होगा। यहां से मैं एक कंक्लूजन और अगर निकाल लूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ओ एफ इंटू ओ सी बराबर होगा ए ओ इंटू ओ डी के, और बराबर होगा किसके, बी ओ इंटू ओ ई के। समझ में आ गया क्या, यहां से मैंने क्या निकाला, देखो प्रूफ जो होता है ना, ये जो प्रूफ अपन करते हैं, ये समझ में आता है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा इसीलिए किया है आपको बताने के लिए कि देखो अगर मैं ये वाली बात करता हूं कि लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर बीच में जब होता है तो क्या करता है वो, इन दोनों का गुणनफल, देखो ध्यान से, ओ एफ इंटू ओ सी, यहां पर देख सकते हो आप ओ एफ इंटू ओ सी, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल से ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ इंटू ओ डी, ठीक है, और बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल से, तो ओ ई इंटू बी ओ, ओ ई इंटू बी ओ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना कि भाई मेरा इसका करने का मतलब क्या था। और ये भी सिंपल है, एक बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने क्या किया है, केवल सिमिलरिटी लगाई है, यानी समरूपता लगाई है। तो समरूपता से आपको समझ में आ गया कि अगर जब भी कोई ऑर्थो सेंटर जिस पॉइंट पर मिलता है वो किस पर मिलता है, पहले ये बताओ ऑर्थो सेंटर होता क्या है, एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारे लंब थे उनका मीटिंग पॉइंट या बाइसेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो देखो ये जो था, अब जिस पॉइंट पे मिल रहा है, तो जैसे मान लो सी और एफ पूरा का पूरा एक एल्टीट्यूड है कि नहीं है, सी एफ एक पूरा एल्टीट्यूड है, ए डी भी एक पूरा एल्टीट्यूड है, और बी ई भी एक पूरा एल्टीट्यूड है, तीनों लंब हैं। तो देखो इनका जो आधा आधा होगा ना, जैसे मान लो जिस पॉइंट पे कटा तो बी ओ इंटू ओ ई इंटू ओ ई, ओ इंटू करना है, ठीक है, बराबर होगा ओ सी इंटू ओ एफ, और बराबर होगा ए ओ इंटू ओ डी। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अगले कंसेप्ट पे चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया है, आप देखते हैं। देखो ये था बस आपका लास्ट का जो वो निकला ना कंक्लूजन, वो यही था, ठीक है। तो चलो समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एक ट्रायंगल बना देते हैं अपन। देखिए ये इस प्रकार से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो एक कोण है, इस शीट से मैंने ये तो डाला एक लंब ए डी, क्या डाला, एल्टीट्यूड, लंब डाल दिया 90 डिग्री का, ठीक है। और यहां पर जो एक ये है ना, ये ए ई, ये क्या है पता है आपको, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब जो कोण को दो भागों में बांट दे।
यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। समझ में आ रहा है? यानी जो कोण है ना उसको दो भागों में बांट दिया इस ए ई ने। लिख भी दूंगा मैं आपके लिए कि जो ए ही है वो है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ये जो ए डी है वो है आपका एल्टीट्यूड। भाई देखो इसको तो मैं लिख सकता हूं क्या, लंब हिंदी में, और ये क्या है, कोण समद्विभाजक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखते हैं इससे क्या निकल के आता है। भाई क्या मतलब था इसका आपको बनाने का, देखो मैं बताता हूं इसका बनाने का क्या मतलब था। अब बताएं आपको क्या है कि मान लो ये वाला कोण, चलो कोण क्या है, ये तो कोण बी है और ये कोण सी है। ठीक है, ये रहा कोण बी और कोण सी, ये कोण ए है ही। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि जो ये है लंब, ये जो लंब है यानी कि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा है ना, ये इतना सा, ये वाला वो कैसे निकलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि कोण डी ए सी, क्या कोण डी ए ई, सॉरी सी नहीं ई, तो कोण डी ए, ये बीच वाला कोण यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा मैं बताऊं आपको। देखो कोण बी माइनस कोण सी, कोण बी, एक मिनट, डी ए ई है ना, ई इज इक्वल टू कोण बी माइनस कोण सी अपॉन 2, लेकिन ये मोड के अंदर। अब ये मोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है, यानी इसका कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कोण बी और कोण सी का डिफरेंस अपॉन 2 ही क्या होगा, इस कोण का मान होगा। इसका प्रूफ भी है मेरे पास कि किस तरह से ये आया है, लेकिन आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। आप अगर कहोगे तो मैं बता भी दूंगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये वाला जब कोण निकालना है ना, कौन सा वाला, डी ए ई, यानी ये बीच वाला कोण कैसे निकलेगा, ये जो सामने वाले जो दो कोण हैं इनका डिफरेंस लेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बताऊं कि मैं आपको कैसे आएगा ये, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाकर दोबारा से आपको समझा देता हूं। यहाँ एक काम करते हैं, इसको छोटा सा ऊपर लिख देते हैं, फिर अपन इसको सिद्ध कर देते हैं। चलिए देखिए, ये मिटा दूं कि ये एल्टीट्यूड लिखा हुआ है जो है ना, ताकि यहाँ पर आराम से हो जाए। मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे एल्टीट्यूड, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, एल्टीट्यूड। ठीक है, ALTITUD, ठीक है, ये हो गया एल्टीट्यूड और वो हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो देखो अपन ने क्या अभी सिद्ध करना है, अपन को सिद्ध करना है DAE इज इक्वल टू कोण बी माइनस कोण सी अपॉन 2। क्या यही सिद्ध करना है ना, तो मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूं और अपन इसका आगे की क्रिया चालू कर देते हैं। चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कोण, जो तीनों कोण होते हैं एक त्रिभुज में, वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। किसी को कोई शंका नहीं है, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब अगर इन सभी में मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो क्या होगा, देखो कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। भाई 180 बटा 2 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि ये कोण A/2, ये जो कोण समद्विभाजक है वो कोण A/2 है ना, मतलब सॉरी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इस तरफ वाला कोण है, यहाँ तक का A/2 है और वहां का भी A/2 है, यानी ये जो कोण है ये वाला कोण CAE को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोण A/2 है। भैया तू, भाई क्यों हूं मैं, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है, तेरे को आधे आधे भागों में बांट रहा है, यानी कि ये वाला भी कोण A/2 है। ये बीच का पता नहीं अपन को अभी, है ना, तो ये A/2 है, ये भी A/2 है, तो A/2 की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल के रख सकता हूँ। देखिए क्या होगी, A/2 की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकाल के रखता हूँ तो 90 डिग्री माइनस कोण B/2 माइनस कोण C/2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया है कि यहाँ तक तो अपन ने निकाल लिया है। इसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताएंगे आप कि अपन को DAE निकालना है, DAE निकालना है कि नहीं निकालना। तो आप पहले ये बताइए कि DAC कितना है, ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, कितना हो जाएगा ये वाला कोण, पूरा ये वाला कोण DAE। कोई बता सकता है कि DAE कितना होगा। देखिए सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज दिख रहा है कि ADE एक ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको ADE, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। देखो मान लो अगर ये थीटा है, या कोण सी ही रख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इसको वो मत बताओ, ये कोण सी है, ठीक है सी है, ठीक है, ये कोण डी है, चलो ये 90 डिग्री का है ना, ये 90 डिग्री का है, ये सी है, तो ये कितना होगा पूरा। देखो भाई एक बात बताओ मेरे को कि पूरा कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 3 कोणों का, तो ADE एक ट्राइंगल है, तो इसके अंदर कौन कौन बन रहा है, एक तो ये 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं ये ले रहा हूँ ADE, ध्यान से देखना भाई, याद तो आपको सीधा यही रखना है, मुझे पता है आप याद रखोगे भी, है ना, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो देखो 180 डिग्री बराबर 90 डिग्री,
प्लस कोण सी प्लस ये पूरा डी ए ई लिख दो इसको, डी ए सी, सॉरी डी ए सी, कोण डी ए सी लिख दिया। तो डी ए सी कितना आ गया भैया, डी ए सी आ गया है अपना ये कोण डी ए सी, डी ए सी 180 में से 90 का तो 90 माइनस कोण सी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये डीएसी को पैक कर दो आप। अब आप देखो सीधी सी आप आराम से निकाल सकते हो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये बताइए कि डी ए ई निकालना है ना, ये वाला डी ए ई बीच वाला कोण। तो अगर मैं इस पूरे वाले कोण में से डी ए ई में से, डी ए सी में से, इस डी ए सी में से अगर ये वाला कोण हटा दूं a/2 वाला, तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, यही निकालना है अपन को। ठीक है, तो इस डी ए सी में से, इस डीएसी में से किसको हटा दूं, a/2 को हटा दूं। तो देखो 90, ध्यान से देखना, क्या लिखूं भी आपके लिए, कहीं घबरा ना जाओ आप, है ना। तो कोण ए, कोण डी ए ई, है ना, ये रहा डी ए ई निकालना है ना, डी ए ई बराबर हो जाएगा कोण डी ए सी माइनस ये वाला कोण a/2। भाई सही बात है ना। अगर मैं इस पूरे में से यहां से लेकर यहां तक वाले कोण में से अगर ये वाला कोण हटा देता हूं तो ये वाला बच जाएगा कोण। ठीक है, यही किया है मैंने। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, डी ए सी की कितनी है 90 माइनस कोण सी है, और माइनस a/2 की कितनी है, ये रही भैया a/2 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस b/2। तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये तो 90 हो जाएगा और ये प्लस प्लस हो जाएंगे, कोण b/2 और प्लस कोण c/2। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो क्या क्या कट गया, 90 से तो 90 चला गया, बच गया क्या b/2, और ये देखो c/2 में से c जाएगा, या c में से c/2 जाएगा तो कितना बचेगा c/2, तो माइनस कोण c/2। ये क्या है, ये है डी ए ई का वैल्यू है। तो भैया एक बार ऊपर अपनी आंखों को उठाकर देख लीजिए, क्या कोण b/2 माइनस कोण c/2 ये क्या हुआ ऊपर, जो अपन को ज्ञात करना था, हो गया ना सिद्ध। इस वाले ट्रायंगल से मैंने निकाल के दिखा दिया। तो बस क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन बनेगा यार, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। मैं आपको भी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना, डरना नहीं है। क्या है कि अगर ये एक तो एंगल बाइसेक्टर था, ये वाला, ये था एल्टीट्यूड, अगर इसके बीच का आपसे कोण पूछ भी ले गलती से, तो आप क्या करोगे, इन दोनों कोणों का तो लोगे डिफरेंस अपॉन 2 कर दोगे। क्लियर है, क्लियर है क्या भैया। चलो अब एक एग्जाम्पल ले लो इसका, फिर अपन चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखिए भाई, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो देखिए, अब एक ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, यहां पर सीधा सिंपल सा ट्राइंगल है ए बी सी। वही कहानी है कि यहां पर मैंने एक लंब डाला है और यहां पर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ए ई। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो इन्होंने क्या क्या दे रखा है, यहां पर एक कोण 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और अगर ये जो पूरा कोण है ना, ये पूरा वाला कोण, ये कितना दे रखा है पता है आपको, ये दे रखा है आपको 80 डिग्री का। ये पूरा कोण, पूरा कौन सा कोण ए दे रखा है भैया, कोण ए। ठीक है, चलो और अपन से पूछ रहा है कि कोण डी ए ई की वैल्यू बताइए। ये लो क्वेश्चन मैंने बना दिया है, आपके सामने रख दिया है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये क्या चीज है, ये तो है भैया आपका एल्टीट्यूड यानी कि लंब है, और ये आपका है एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक है। ठीक है, चलो अब आप करके दिखाइए, देखें हो सकता है आपसे हो जाए, और उम्मीद करूंगा कि आपको होना चाहिए ये क्वेश्चन। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये पूरा 80 डिग्री दे रखा है कोण ए। आपसे कौन सा पूछा है, आपसे ये वाला पूछा है कि इसके बीच में कोण कितना होगा। आप निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपने निकाल भी लिया होगा। चलिए अब आप देखिए मेरे साथ कि मैं कैसे करता हूं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है डी ए ई के निकालने का, क्या होता है भैया, डी ए ई के निकालने का होता है फॉर्मूला इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि कोण बी माइनस कोण सी अपॉन 2। लेकिन ये मोड में होता है, क्यों, क्योंकि अपन को डिफरेंस लेना होता है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेना होता। ठीक है, तो ये भाई साहब इस फॉर्मूले के अंदर तो अपन को कोण बी और सी चाहिए, यहाँ तो केवल सी है, बी तो है ही नहीं। क्या करेंगे, तो इस वाले कोण को निकालने के लिए भैया क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं करोगे क्या, कुछ तो करोगे ना। कैसे करोगे, अगर ये 60 है, ये पूरा अगर 80 है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 80 और 60 कितना हो गया 140 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ये 40 डिग्री का हो गया।
कैसे हो गया? क्योंकि तीनों का योग, तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है ना। अब आप जोड़ लो भले, 60 और 40 100, 100 और 80 180। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब रख लो इसमें कोण बी का मान कितना है? 40 डिग्री, ये लो, माइनस कोण सी का मान है 60 डिग्री, मोड में लेना है, अपॉन 2। कितना आया? माइनस का 20 आया। तो क्या माइनस का लूंगा मैं? अरे भाई मोड लगाया ही क्यों था? मोड लगाने का मतलब होता है कि अपन को माइनस तो लेना ही नहीं है। तो 60 में से 40 जाएंगे तो डिफरेंस कितना है? 20 का। तो 20/2 यानी कि 10 डिग्री आ रहा है भैया। तो क्या आप सभी का 10 डिग्री आया था? DAE कोण आया था क्या 10 डिग्री? उम्मीद करूंगा कि आपका 10 डिग्री आया होगा और आपके चेहरे पर एक स्माइल आ गई होगी। ठीक है कि अब आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए कभी भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आए ही, है ना। लेकिन ज्योमेट्री अपन कंप्लीट पढ़ रहे हैं, कंप्लीट ज्योमेट्री में अपन सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखो इसके बीच का कोण कितना आ गया भैया? ये आ गया 10 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे का आज का क्या कंसेप्ट है। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं, चलते चलते एक बता देते हैं कि देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ चलो राइट एंगल ट्राइंगल ही ले लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या है। यहां से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला है, तो ये क्या चीज़ है? यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। याद आ रहा है कि ऑर्थो सेंटर की पोजीशन राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ होती है? उसके 90 डिग्री पर होती है। ये 90 डिग्री है ना इसका खुद का, तो ये 90 डिग्री हो गया। चलो ये तो छोटो फालतू की बात थी, ठीक है। ये क्या है? BD है। अब आपको BD निकालना तो मैंने उस दिन आपको बता ही दिया था, एक बार और बता देता हूँ। देखिए ये जो दो त्रिभुज है ना इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये पूरा वाला, तीनों समरूप है। अब समरूप कैसे हैं? आप कहेंगे समरूप ऐसे कैसे सिद्ध कर दिया? भाई ऐसे कैसे सिद्ध करने वाली बात नहीं है इसमें सीधी सी बात है कि देखो ये दो त्रिभुज अगर मैं ले रहा हूं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है भैया? ADB है ना, ADB एंड BDC, ठीक है। ये ले लूं या BD, हाँ चलो ठीक है, BD और C, ठीक है। ये ट्राइंगल मैंने दोनों ले लिए, ठीक है, और एक पूरा वाला ट्राइंगल तो है ही। पहले इन दोनों को आप करो, क्या करोगे? समरूप सिद्ध करोगे। कैसे करोगे? देखिए एक बात बताइए कि ये तो 90 डिग्री का कोण है, इस छोटे वाले में 90 डिग्री का है, ठीक है। ये मैंने मान लिया थीटा है। ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला कोण, ये वाला, कोई बता सकता है मुझे भाई कितना होगा? देखो एक सीधी सी बात है कि अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 180 डिग्री बराबर ये थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है? इसको मैं x ले लूं, इसको क्या लूंगा मैं? x ले लेता हूं अभी तो, है ना, ठीक है। अपन को x की वैल्यू निकालनी है। क्या आप निकाल लेंगे? तो ये x की वैल्यू क्या है कि 180 में से 90 गया तो 90 और माइनस इधर आएगा तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 90 और ये 90 माइनस थीटा, उसी तरीके से वहां केस बन जाएगा। देखो ये तो 90 है ना, इसके साथ वाला 90, ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है? तो भैया समरूप तो ऐसे ही हो गए ना, तीनों कोण ही बराबर हो गए। थीटा 90 माइनस थीटा और थीटा 90 माइनस थीटा और 90, थीटा 90 माइनस थीटा और 90 समरूप हो गए। समरूप हो गए कि नहीं हो गए? अब आप बताइए कि ये दोनों तो समरूप हो गए, क्या वो तीसरा जो बड़ा वाला है त्रिभुज वो भी इनके समरूप होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? देखो उसके अंदर भी क्या बन रहा है, उसके अंदर भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक थीटा बन रहा है और एक क्या बन रहा है? 90 माइनस थीटा बन रहा है। कहां पे बन रहा है? 90 थीटा, ऊपर वाला कोण ABC। अगर पूरा त्रिभुज अगर मैं लेता हूं मान लो, ठीक है, तो एक तो 90 डिग्री इसके अंदर भी है, एक थीटा भी है और एक 90 माइनस थीटा भी होगा, है कि नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। जैसे मान लो ये वाला कोण है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 90 माइनस थीटा ही तो बचेगा, ठीक है। तो देखो मेरे कहने का क्या मतलब है कि BD अपन कैसे फाउंड करेंगे। मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि BD निकालने का, लेकिन उस समय मैंने आपको समरूपता नहीं पढ़ाई थी। अब समरूपता अपन ने पढ़ ली है, तो देखो BD कैसे निकलेगी। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AD, देखो ध्यान से, AD अपॉन BD बराबर
मैं क्या लूँ इसमें, बी डी ले लूँ वापस, है ना ये वाली, तो बी डी अपॉन लास्ट की सी डी। ठीक है, तो बी डी यहां से क्या निकल जाएगा भैया, बी डी स्क्वायर ले लूँ मैं यहां से, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। ठीक है, तो बी डी का मान क्या आ गया अपना, बी डी का मान आ गया रूट ए डी इंटू सी डी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला इसका ये बनता है बी डी का। जब अपन को क्या दे रखा हो, देखो अपन से अगर ऐसा ट्राइंगल दे दिया, इस 90 डिग्री से एक एल्टीट्यूड डाल दिया और आपसे बोले कि ये जो एल्टीट्यूड है ना बी डी, उसकी वैल्यू बताइए, और क्या क्या गिवन होगा आपको, गिवन होगा ए डी और सी डी। ए डी सी डी का मतलब एक ये और ये, तब आप कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए डी और सी डी को गुणा करके उसका रूट कर देंगे, ए डी और सी डी को गुणा करके उसका रूट कर देंगे। एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लो आपको क्या दे रखा हो कि ये ए बी और बी सी दे रखी हो, इन बड़ी भुजाओं में से कुछ दे रखा हो, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये दूसरा तरीका है, इसको देख लो। एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, रख लोगे, ठीक है। अब इसका एक बार आप मुझे ये बता दो कि क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, BC, हाइट कितनी है, AB, लिख लूं, ठीक है। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, ABC का 1/2 इंटू आधार कितना है, BC इंटू AB। ठीक है, ये क्षेत्रफल एक और क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर मान लो मैं वहां से ट्राइंगल को देखता हूं, वहां से ट्राइंगल को देखता हूं, तो ये इसका आधार हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, BD हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये इसका आधार हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ट्राइंगल का क्षेत्रफल तो जैसे भी निकालो बराबर ही आएगा ना। तो देखो 1/2 इंटू AC तो उसका आधार हो गया उस तरफ से, है ना, अगर उस तरफ से देखें तो, इंटू BD उसकी ऊंचाई हो गई। तो यहां से भी BD आसानी से निकल जाएगा। कैसे, 1/2 से 1/2 चला गया, तो BD की वैल्यू क्या आ गई, यहां से BD की वैल्यू आ चुकी है क्या, AB इंटू BC अपॉन AC। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने ये वाला बताया था और ये वाला नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि उस समय तक अपन ने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी थी, अब अपन ने पढ़ ली है। तो देखो अगर मान लो, क्या लिख दिया मैंने, गलत लिखा ना कुछ, AB इंटू BC, हाँ यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, AB इंटू BC अपॉन AC। यानी आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि एक ट्राइंगल दे दिया आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें उसने 90 डिग्री से एक एल्टीट्यूड डाल दिया, वो बोलेगा कि इस एल्टीट्यूड की लंबाई बताइए। ठीक है, लैंग्वेज में कैसे ही फंसा सकता है अपन को। तो 90 उसकी एल्टीट्यूड की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, यदि आपको क्या दे रखा हो, तीनों भुजाएं दे रखी हो, तीनों बड़ी बड़ी भुजाएं दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, AB और AC को, और कर्ण का भाग लगा देंगे। AB और AC को गुणा करके AC का भाग लगा देंगे, यही फॉर्मूला है BD का। अब अगर मान लीजिए आपको वो चतुराई करके क्या दे दे, केवल AD और CD दे दे, AD और CD दे दे, तो आप क्या करेंगे। और चलो मान लो कि आपको AD CD नहीं दिया और केवल AC दे दिया, तो आप क्या करोगे, है। तो ये जो AC है ना, वो दो भागों में बट जाएगी इससे। क्यों बटेगी, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, एक परित्रिज्या ही तो है, और परित्रिज्या क्या होती है, दो भागों में बांट देती है उसको, AD और CD को। तो मान लो अगर ये पूरी भी दे दी ना, तो वो आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो उन दोनों को गुणा करके आपको अंडर रूट लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है ना यार, समझ में आ रहा है ना। चलो छोड़ो, मेरी बातों को सबको भूल जाओ। अगर आपको AD CD दे देगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर आपको तीनों भुजाएं दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से एक और प्रॉपर्टी निकलती है, उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसका मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, फालतू में आपके दिमाग में बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी समरूपता से ही होता है, लेकिन देखो उसमें क्या होता है कि BD जो होती है ना, BD उससे रिलेशन होता है कुछ। और वो क्या रिलेशन होता है, देखो 1/BD का स्क्वायर, ध्यान से देखो, बराबर 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, और प्लीज यार याद रख लेना इसको, है ना। ये इसका एक रिलेशन होता है, 1/BD का स्क्वायर बराबर होता है 1/AB के स्क्वायर प्लस 1/BC के स्क्वायर के। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले अपन अगले वाले कंसेप्ट पे चलें। अब देखते हैं कंसेप्ट बचा है या फिर कुछ एक दो क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं अपन, है ना। एक सेकेंड रुकिए, ये हो गया, मैंने ये बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें क्या अपन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये वाला प्रूफ बस आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फालतू में बहुत बेकार हो जाएगा, दिमाग में कचरा घुस जाएगा। आपको देखना है कि 1/AD का स्क्वायर बराबर होगा 1/AB के स्क्वायर प्लस 1/BC के स्क्वायर के। बस इतनी सी चीज याद रख लेना, ये रिलेशन होता है एल्टीट्यूड और दोनों भुजाओं में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक इजी सा क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है अपने पास, इस तरह से एक ट्राइंगल है।
ए बी सी, ठीक है। इस तरह से एक ट्राइंगल है और यहां से एक भुजा और जा रही है इधर इस पर। और क्या क्या अपन को दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, ट्राइंगल जो है ना बी ए सी बराबर है ट्राइंगल ए सी बी के, बी सी डी के। बी सी डी कहाँ है भाई, ये डी है, बी सी डी, ठीक है, ये लो बी सी डी के, यही दे रखा है ना। बी ए सी बराबर है बी सी डी के। ए बी बराबर अपन को दे रखा है 50 नहीं, हाँ 50 ही दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 50 दे रखा है। और एक सेकेंड, बी डी है ना, ये कहाँ है, थोड़ा साफ नहीं है। बी डी बराबर 18 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी बराबर 50, बी डी बराबर 18। और क्या दे रखा है, ए बी सी और बी सी डी के परिमापों का अनुपात बताइए। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अनुपात बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बी सी डी का। ये क्वेश्चन मार्क है, हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या क्या बराबर दे रखा है अपन को, दे रखा है एक तो बी ए सी बराबर है इस वाले कोण के, तो देखिए बी डी अपन को कितना दे रखी है, 18 दे रखी है। बी डी अगर 18 दे रखी है और ए बी पूरा कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो भैया ये कितनी हो जाएगी, ए डी, ये 32 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 32 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, पहले मुझे बताइए अनुपात क्या हो जाएगा 32 और 18 का, ये हो जाएगा 2 9 18 और ये 2 16, ठीक है, ये अनुपात हो गया। अब बताइए कि ये जो ए बी सी पूरा ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के समरूप है कि नहीं है। आपको दिख रहा है समरूप है, मुझे दिख रहा है समरूप है। कैसे होगा समरूप, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। और ये वाला कोण एक उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल है बी, तो कोण बी बराबर कोण बी, और ये वाला कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा किसके, बी ए सी के, वो तो दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूरा बड़ा वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी डी सी, ठीक है। तो एरिया का अनुपात क्या होता है, सबसे पहले आप मुझे बताइए एरिया का अनुपात क्या होता है। एरिया का अनुपात होता है संगत भुजाओं का, छोड़ो वो वाला कंसेप्ट छोड़ो आप, है ना, ठीक है। आप मुझे बताइए कि एरिया जो होता है ना उसका अनुपात किस में जाता है, किसी भी ट्राइंगल के बेस के उसमें जाता है, रेशो में जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो बेस की रेशो में अगर जाता है तो ट्राइंगल ए बी सी में ये वाला जो बेस है, देखो बेस कितना है, 16 और 9 25, 16 और 9 25, तो 25। इसको आप समरूपता से मत करो अभी, है ना, समरूपता को बोलो। आप मुझे बात बताइए कि ट्राइंगल जो होते हैं उनका जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात, वो किसके अनुपात में बढ़ता है, बढ़ता तो उसकी बेस के रेशो में ही है ना। तो ये पूरा ए बी कितना है, 16 और 9 25, 25 है कि नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बात बताइए कि ए बी डी सी का बेस कितना है, बी डी सी का बेस 9 है, 9 है, ये लो 25/9 हो गया कि नहीं हो गया, 25/9। अब अपन को ट्राइंगल का अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पता चल गया है तो परिमाप का अनुपात पता लगाने के लिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये समरूप तो थे ही, ठीक है। अब आ जाओ, देखो पेरीमीटर का जो परिमाप होता है, क्षेत्रफलों का परिमाप जो होता है पेरीमीटर का स्क्वायर होता है, तो पेरीमीटर का निकालना है तो अपन इसका अंडर रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ बी सी डी का रेशो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा किसके, क्षेत्रफलों के, तो 25 और 9 का रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 और 9 का हो जाएगा 3, तो 25/3। ये क्या हो गया, इनके पेरीमीटर्स का रेशियो हो गया। भाई समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत थोड़ी आई, आराम से अपन ने समझा है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले अपन ने ये देखा कि बेस का रेशियो दे रखा था यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेस का रेशियो अगर दे रखा है तो ट्राइंगल्स में क्या होता है कि उनका जो एरिया होता है वो बेस के रेशियो में बढ़ जाता है। तो 25 और 9, 25 कैसे आया, 16 और 9 25। अब ये 16 कैसे आया और 18 कैसे आया ये तो मत पूछना। अब 18 अगर ये थी, पूरी 50 थी तो वो 32 थी, रेशियो मैंने 16 और 9 लगा दिया, 2 8 जा ओ किससे कट जाएगा, 2 से ये 16 बार कट गया, ये 2 से 9 बार कट गया। चलो अब अगर ये पूरा अगर 50 है, सॉरी 25 है, 16 और 9 25, तो 25/9 एरिया बेस के रेशियो में बढ़ गया, ठीक है। अब ये एरिया का रेशियो अपन को पता चल गया। अब एरिया के रेशियो का रूट जो होता है वही तो पेरीमीटर होता है ना, क्योंकि देखो क्षेत्रफलों का अनुपात परिमाप के अनुपात के बराबर, स्क्वायर के बराबर होता है। तो परिमाप अगर निकालना है तो वो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट 5/3 इसका आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं आई ना,
समझ में आ गया? चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, इसके आगे के कंसेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। ठीक है ना? देखिए ट्राइंगल अब खत्म होने वाला है, 1-2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन सर्कल को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।